समभारिक। तो आइए क्लास 12th के सभी बच्चे फिजिक्स के लिए आज हम लोग आधुनिक भौतिकी जो क्लास 12th का पढ़ रहे हैं उसमें जो हम रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में हम इसको रेडियो धर्मिता भी कहते हैं, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता। आइए जी, आज हम लोग रेडियो धर्मिता में हम लोग ये जानेंगे, है ना, कि समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक, समस्थानिक, देखिए जी, समस्थानिक को हम लोग अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसोटॉप्स, ठीक है कि नहीं? तो अब जिसका नाम ही है सम, सम माने बराबर और स्थान, यानी जिसका स्थान क्या हो? समान हो, स्थान समान हो। तो किसका स्थान समान होगा भाई? तत्व के जो परमाणु हैं उनका स्थान समान होगा, यानी परमाणु संख्या समान होगा। परमाणु संख्या समान होगा यानी परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होगा। तो जब परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जब एक ही तत्व के, है ना, दो ऐसे रूप जिसमें दोनों का परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो उसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं डियर? समस्थानिक। जब एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए क्या है, जैसे हमने कार्बन को तो आपने जाना होगा, तो कार्बन का सर परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप जानते हैं हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तब कार्बन। ठीक है, याद है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है ना? तो छठे नंबर पर आ गया हम लोग का कार्बन। लेकिन सर इसमें एक कार्बन का ना परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और एक और कार्बन है जिसकी परमाणु संख्या तो 6 होती है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। अब देखिए इस परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता का कारण क्या है? आखिर वह कौन सा फैक्टर है जिसके कारण एक ही तत्व का परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो रहा है? तो बच्चों हमने पहले पढ़ाया था कि कोई भी जो परमाणु है उसके नाभिक में दो चीज रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और नाभिक के बाहर देखिए विभिन्न कक्षाओं में, नाभिक के बाहर क्या होता है जी, विभिन्न कक्षाओं में कौन घूमेगा? जैसे देखिए ये कक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया, तो इस सब कक्षा में जानते हैं क्या घूमते रहता है? सर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये सब गतिशील रहता है। इलेक्ट्रॉन चुपचाप शांति से बैठे वाला जीव नहीं है, ये क्या होगा? हाँ ये घूम रहा है सर, ये घूमते रहेगा। आप जो भी कक्षा देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, उसमें ये घूमते रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो जितना भी इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो सब नाभिक के बाहर घूम रहा है और एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से टकरा जाएगा, नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग कक्षा निर्धारित है। जैसे कोई फील्ड में दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाने के लिए देखते हैं कि सर्किल पर ट्रैक बना होता है, और कोई भी दौड़ेगा तो अपने ट्रैक पे दौड़ेगा, दूसरे के ट्रैक पर कोई नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी एक दूसरे से टकराने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। तो सर देखिए किसी भी परमाणु का जो टोटल भार है ना, इन्हीं दोनों पर निर्भर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? ए से। द्रव्यमान संख्या को ए से, और परमाणु संख्या को जेड से, और जेड बराबर होता है प्रोटॉन संख्या। जेड बराबर होता है प्रोटॉन संख्या। याद रखेंगे सर, जेड से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को, ठीक है, और ए से सूचित करते हैं द्रव्यमान संख्या को। याद रहेगा ना, ए से सूचित करते हैं द्रव्यमान संख्या को, और ए यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा तो द्रव्यमान बताएगा, लेकिन अगर अकेले खाली प्रोटॉन रहेगा तो परमाणु की संख्या बताएगा, ठीक है ना? अब यहां पे देखिए, तो ये तो परमाणु की संख्या बता रहा है, यानी यहां क्लियर है डियर कि हमारा P यानी परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। लेकिन अब यहां देखिए C12 में हम लोग चल रहे हैं ना, C12 में P बराबर तो 6 है, प्रोटॉन 6 है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना है? कितना है? 12 है। क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना द्रव्यमान संख्या है जी, तब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, और जिसमें क्लियर है कि हमारा प्रोटॉन 6 है। प्रोटॉन कितना है? 6 है। तो अब तो क्लियर हो गया ना सर कि न्यूट्रॉन कितना है? तो 12 माइनस 6 दैट मीन्स, यानी C12 में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, लेकिन जस्ट इसके उलट अगर हम लोग देखें C14 की थोड़ा चर्चा कर लें हम लोग। किसकी कर लें? C14 की। तो आप देखेंगे कि C14 में प्रोटॉन तो 6 ही है सर, चूंकि परमाणु संख्या 6 है, प्रोटॉन 6 है, लेकिन यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो 14 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 14 है। तो क्लियर है कि प्रोटॉन तो 6 ही था, है ना, लेकिन न्यूट्रॉन यहां कितना हो गया डियर? इज इक्वल टू 8। अब देखिए ना, यहां 6 ही था न्यूट्रॉन और यहां हो गया 8। यानी आप देख रहे हैं सर कि एक ही कार्बन, लेकिन उसके दो तरह के नाभिक, एक के नाभिक में 6 न्यूट्रॉन है और दूसरे के नाभिक में 8 न्यूट्रॉन है, और यही कारण था कि दो अलग अलग कार्बन का स्वरूप मिल गया हमको। दो अलग अलग कार्बन का स्वरूप मिल गया, यानी एक कार्बन का स्वरूप C12 कहलाया और दूसरा कार्बन का स्वरूप C14 कहलाया। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे बच्चे, कॉमन वर्क में यानी सामान्य कार्यों में
किसका यूज करेंगे? कार्बन 12 का। किसका यूज करेंगे? लेकिन जब हमें कार्बन डेटिंग सिस्टम का उपयोग करना होगा, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति यानी किसी पद अर्थात किसी की आयु पता लगाने में, आयु पता लगाने में किसका यूज होगा? किसका यूज होगा सर? कार्बन 14 का। कार्बन 14 का स्पेशल यूज होता है किस चीज में? आपके आयु का पता लगाने में। जैसे आप देखते हैं अभी खुदाई होती है, कोई सामान मिला, क्या पता है कि कब का था? तो कब का था ये उसमें पदार्थ में जो मौजूद कार्बन 14 है ना, उस कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर पता चल जाएगा कि ये वस्तु कितना साल पुराना इस धरती पर था। ये पता यानी आयु का निर्धारण किससे होता है? आयु का पता किससे चलता है? हाँ, कार्बन 14 से। और आयु के निर्धारण करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। जिससे हम किसी चीज का आयु का पता लगाते हैं, उस पद्धति को क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति। और इस कार्बन डेटिंग पद्धति में कौन सा कार्बन यूज होता है? कार्बन 14 यूज होता है। कार्बन 14 यानी जिसका द्रव्यमान 14 है ना। और कार्बन 12 का यूज हम लोग अपने सामान्य कार्यों में करते हैं, जो जनरल वर्क हो रहा है उसमें हम लोग कार्बन 12 का यूज करते हैं। माने कार्बन 12 बाकी सब काम में यूज होगा, लेकिन कार्बन 14 जो है खाली आयु पता लगाने के काम में यूज होगा। समझ में आ गया ना? यानी अब आप अच्छे से समस्थानिक को समझ गए होंगे कि समस्थानिक कहते किसे हैं? तो जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं सर? समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एक और उदाहरण से समझिए आप लोग। एक और है दुनिया आज जिसके कारण तबाह होने वाली है, परमाणु बम के नाम सुने होंगे आप लोग। आज छोटे छोटे दुनिया का देश जो है बड़े बड़े देशों को भी धमका रहा है ना। हम आपसे कम नहीं है, तुम हमको क्या बर्बाद करेगा? हम तुर्मेन राजधानी पर 4 को बम मार देंगे, तुर्मेन कलेजे साफ कर देंगे, है ना। तू हमरा क्या करो कि तू 20 को गोली रख ले है, तुम कहो ना कि हम तुमको तो छलनी कर देंगे। अरे भैया छलनी क्या करोगे? मरने के लिए तो एक ही टैबलेट ना चाहिए। हम तोरा दिमागो में एक गोली मारेंगे, हमारा भी एक को गोली है। हम तोरा पूरे बॉडी में मारने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सीधे मारेंगे दिमाग पर, कहानी शूट आउट हो जाएगा, गारंटी मौत। और तुम क्या करोगे कि तुम्हारे पास 25 को गोली है, तो तुम चलाओगे अंधाधुंध की इतना गोली मारेंगे कि मरबे करेंगे। बात सच है कि हम भी मरेंगे, लेकिन यह भी बात सच है कि तुम भी मरोगे, क्योंकि मेरे पास भी तो तुमको मारने के लिए एक ही गोली काफी है। तो मेरा एक गोली से तुम्हारी भी मौत निश्चित है और तुम्हारी 20 गोली से हमारी भी मौत निश्चित है। तो देहाती भाषा, हम तो जाएंगे सनम, तुझे भी ले जाएंगे। तो ये जो परमाणु बम है ना, ये परमाणु बम आज जिस रेडियोधर्मी पदार्थ से बनता है, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, याद रखिएगा सर। ये 3 ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जिनका स्वतः विखंडन होता है। क्या होता है जी? क्या होता है? स्वतः विखंडन होता है। और ये बड़े पैमाने पर ऊर्जा, जब इनका जो रिएक्टर के माध्यम से जब रिएक्शन नहीं अगर कराया जाए, खुला तौर पर अगर रिएक्शन करा दिया जाए, तो ये बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त करेंगे और इनके रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है। समझ गए कि नहीं? ये चैन रिएक्शन करते हैं सर। चैन रिएक्शन समझते हैं ना? चैन मतलब सीकड़ समझते हैं? सीकड़ कैसे होता है? एक से एक, एक से एक, एक से एक जुड़ा होता है सर। बीच में अगर एक को भी कड़ी तोड़ दिया जाएगा तो सीकड़ अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से परमाणु बम का क्या है ना, ये अनकंट्रोल
अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करता है, चैन बाई चैन। आप अभी देखे होंगे शादी विवाह के मौके पर लंबा सा ऐसे लरी बिछा देता है लोग, तो क्या पूरे में आग लगाता है? क्या करता है? एक जो है फर्स्ट छोड़कर आग लगा दिया उसमें, है ना। अब नतीजा क्या होता है? वो सभी बगल वाले को सीरियल ब्लास्ट कराते चला जाता है जब तक कि अंतिम वाला तक ब्लास्ट न कर जाए, तो उसको कहते हैं सीरियल ब्लास्ट, यानी लगातार क्रम से ब्लास्ट। तो परमाणु बम में क्या होता है सर? अनकंट्रोल चैन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल चैन रिएक्शन, कंट्रोल नहीं है, फट रहा है, फुट रहा है, वो जहां जाएगा फिर वहीं वो फूटेगा, फिर वहां जाएगा वहां से वो फूटेगा, एक दूसरे से जो है ना क्रम जारी है फूटने का, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे ऊर्जा मुक्त करता है कि उस क्षेत्र को बंजर बना देगा, इतनी बड़ी ताकत है उसमें। तो अनकंट्रोल चैन रिएक्शन होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो वो काम के लिए 3 पदार्थों का यूज होता है सर, याद रखना। यूरेनियम, इसका परमाणु संख्या 92 है। कितना है जी? 92। तो ये 235 है, ये कितना है? 235। और एक और यूरेनियम है सर, इसका भी तो 92 ही है ना, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान है 238। अब आपको समझ में आ गया होगा इससे कि द्रव्यमान में भिन्नता है तो किसके कारण? प्रोटॉन के कारण कि न्यूट्रॉन के कारण? किसकी संख्या के कारण द्रव्यमान में भिन्नता है? न्यूट्रॉन संख्या के कारण। याद रखिएगा, द्रव्यमान में भिन्नता होती है न्यूट्रॉन के कारण। अभी ना देखे जी, यहां न्यूट्रॉन 6 है, वहां न्यूट्रॉन 8 है, लेकिन परमाणु प्रोटॉन संख्या तो यहां भी 6 था और यहां भी 6 था। तो प्रोटॉन संख्या ही ना परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या तो नहीं ना बदल रहा है, तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या तो चेंज हो नहीं रहा है। तो चेंज क्या हो गया है? चेंज हो गया है न्यूट्रॉन। चेंज क्या हो गया है? चेंज हो गया है न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी जो है ना न्यूट्रॉन के चेंजिंग के कारण ही जो है ये 235 है, तो ये 238 है।